हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में क्लास 10th मैथ के चैप्टर 1 वास्तविक संख्याएं के प्रश्नावली 1.1 के सभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और बहुत ही बेहतर तरीके से हम सब सॉल्व करेंगे। और कौन सा बुक है आपका? एनसीईआरटी का न्यू बुक है 2025 और 26 के लिए। आप बुक को हम आपको दिखा देते हैं, बेहतर रहेगा, ताकि अगर आप लोग बुक देखे रहेंगे तो आपको पता रहेगा इस बुक से आप सब सॉल्व कर रहे हैं। देख सकते हैं बुक आपका यही है, ठीक है, देख लिए। चलिए प्रश्नावली 1.1 के पहले क्वेश्चन पर चलते हैं और बहुत ही बेहतर क्वेश्चन है। क्वेश्चन को टाइप करवा कर लेकर आए ताकि आप सबको बहुत ही बेहतर तरीके से समझ में आए। देख सकते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। और पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन घंटी को भी प्रेस कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए पहले क्वेश्चन को देख सकते हैं। क्या है क्वेश्चन आपका? निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ये जो संख्याएं आपका 140, 156, इन तीसरा क्वेश्चन 38, 125, ये जो संख्या है आपका, ये अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है, ठीक है। बहुत ही बेहतर क्वेश्चन है। चलिए सॉल्व ही कर लेते हैं, बट हम चाहते हैं कि प्रश्नावली 1.1 को सॉल्व करने से पहले जो है कॉन्सेप्ट अगर आपको पता रहेगा तो बहुत ही बेहतर रहेगा। जैसे आपका परिमेय संख्या क्या है, अपरिमेय संख्या क्या है, वास्तविक संख्या क्या है, ये सब आपको पता रहेगा तब और बेहतर रहेगा ना। तब हम प्रश्नावली 1.1 के क्वेश्चन को करेंगे तो और बेहतर से हम सबको समझ में आएगा, ठीक है। तो चलिए पहले आप सब कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्या है आपका? चैप्टर 1 है आपका वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं। अब आपके मन में आ रहा होगा कि वास्तविक संख्याएं भाई साहब क्या है? तो वास्तविक संख्याएं जो है आपका परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समूह को ही हम वास्तविक संख्याएं कहते हैं। तो इधर हम ले लेते हैं परिमेय संख्या, इधर हम ले लेते हैं अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या। अब आप सब सोच रहे हैं ये परिमेय संख्या क्या है और ये परिमेय अपरिमेय संख्या क्या है, और जिनको पहले से पता उनके लिए तो बेहतर है, ठीक है। देखिए परिमेय संख्या क्या होता है? वे संख्याएं जिनको हम P बटे Q के, परिमेय संख्या के बारे में हम बता रहे हैं, वे संख्याएं जिनको हम P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं वो परिमेय संख्याएं होती हैं। जैसे आपका 1/2, 2/3, 5/6, ये सब जैसे आपका जो होता है बटे के रूप में लिख सकते हैं। तो इसका डिफिनेशन लिख ले तो बेहतर रहेगा ना। और इसमें जो शर्त भी होता है, क्या एक शर्त होता है कि P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं वो परिमेय संख्या, बट जो है शर्त ये होता है Q, P बटे Q। पहले हम आपको लिख देते हैं जो आपका कंडीशन है उसको लिख देते हैं। ये हो गया आपका परिमेय संख्या का डिफिनीशन। वह संख्या जिसको हम P बटे Q के रूप में लिखा है, वह संख्या जिसको हम P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं, लिखा जा सकता है, परिमेय संख्या कहते हैं। जहां आपका कंडीशन यही होता है, शर्त यहाँ पर लिखिएगा, जहां ये जो है Q जो है P बटे Q है, Q 0 के बराबर नहीं हो सकता, जहां Q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है। Q नॉट इक्वल टू 0 होता, ठीक है, जहां Q नॉट इक्वल टू 0 ये होता है, रहेगा होता, ठीक है, होता है। और एक कंडीशन होता है क्या? ये P और Q का मौसा एक होता है, मतलब P और Q सभाज्य संख्या होती है। लिख सकते हैं P तथा Q, लिखिए P तथा Q सह अभाज्य संख्या होते हैं, ठीक है, होते हैं। समझ गए आप सब? सभाज्य संख्या होते हैं, ये हो गया। जैसे आपका परिमेय संख्या क्या है? जैसे परिमेय संख्या क्या है? जैसे P बटे Q के रूप में जैसे 2/3 है आपका परिमेय संख्या, समझिएगा, कामा। जैसे आपका 4/3 है, क्या है? परिमेय संख्या, क्योंकि P बटे Q के रूप में है आपका। और जैसे आपका माइनस में 1 क्या है आपका? ये भी परिमेय संख्या, क्योंकि इसके नीचे बटे में 1 छुपा हुआ है, ठीक है, कामा। जैसे माइनस में 2 है, क्या? ये भी परिमेय संख्या है, कामा। 5 क्या है? ये भी परिमेय संख्या, क्योंकि इसके नीचे बटे में 1 छुपा हुआ है। और मान लीजिए अंडर रूट 16 रहे,
अंडर रूट 16 रहे तो ए क्या है, ए भी आपका परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि ये अंडर रूट से बाहर आ जाएगा। 16 जब अंडर रूट से बाहर आएगा तो 4 आएगा, तो 4 के बटे में 1 तो आप लिख ही सकते हैं ना। ये हो गया परिमेय संख्या का डिफिनीशन। इसी तरीके से यहाँ हम क्या कर लेते हैं, अपरिमेय संख्या का डिफिनीशन कर लेना बेहतर रहेगा। तो देखिए अपरिमेय संख्या वह संख्या, ठीक है, वह संख्या जिसको P बटे Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। लिख देते हैं तब वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पढ़िए। वह संख्या जिसको P बटे Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे P बटे Q के रूप में क्या नहीं लिख सकते, अंडर रूट 2 रहे अगर आपका अंडर रूट 2, इसको आप P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं, अंडर रूट से बाहर आएगा ही नहीं। ठीक है, ये आपका अपरिमेय संख्या। जैसे आपका मान लीजिए अंडर रूट 3 रहे तो ये क्या है आपका, ये भी तो आपका अपरिमेय संख्या, क्योंकि अंडर रूट से बाहर नहीं, जो अंडर रूट से बाहर नहीं आ सकती है अपरिमेय संख्या होती है। अंडर रूट 3 हो गया, अंडर रूट 5 हो गया, कामा अंडर रूट 7 हो गया, अंडर रूट 11 हो गया, ये सभी अपरिमेय संख्या। अंडर रूट 13 भी आपका अपरिमेय संख्या है जो अंडर रूट से बाहर नहीं आ सकता। एक पाई होता है, पाई आप समझते हैं ना, पाई पाई होता है, ये भी आपका अपरिमेय संख्या होता है, बट पाई का मान 22/7 होता है तो वो परिमेय संख्या होता है। ठीक है, अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या समझ गए। और वास्तविक संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समूह को ये वास्तविक संख्या कहते हैं। मतलब इन दोनों को अगर संख्याओं को मिला दें सभी संख्या आपकी वास्तविक संख्या हो जाएंगे। समझ गए? इतना कंडीशन बेहतर से समझ में आ गया। कुछ और जो है ये सब जो है आपका पीडीएफ में मिल जाएगा। इसका जो डिफिनीशन बेहतर से यहाँ हमने लिख दिए हैं। ठीक है, तो नोट में कुछ और पॉइंट है, अगर उसको आप सीखे रहेंगे तो और बेहतर रहेगा। ठीक है, 2 से 3 मिनट लगेगा, उसको भी देख सकते हैं। अगर देखना है तो देख लीजिए, अगर नहीं देखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, तो आपके ऊपर है। आप सबको जितना बेहतर से पता रहेगा उतना बेहतर रहेगा। ठीक है, कहाँ गया जी, 1 सेकेंड। देखिए नोट वाला पॉइंट क्या है, प्राकृतिक संख्याएं। गिनती की संख्याओं को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। सबको पता है गिनती की संख्याओं को ही हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसे आगे चलता चला जाएगा अनंत तक, इनफाइनाइट तक, सभी क्या है, प्राकृतिक संख्या। अब देखिए पूर्ण संख्या, गिनती की संख्याओं में अगर शून्य को भी शामिल कर ले, ठीक है, शून्य को भी शामिल कर लिया जाए, पूर्ण संख्या कहलाती है। जैसे गिनती की संख्या था उसमें जीरो से स्टार्ट कर दिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 अनंत तक चले जाते हैं, ये सब पूर्ण संख्याएं हैं। समझ गए, जीरो भी ऐड कर लिए। अब देखिए पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या जो पूर्ण संख्याओं में यदि ऋणात्मक संख्याओं को भी शामिल कर ले, पूर्ण संख्याओं में अगर ऋणात्मक संख्याओं को भी शामिल कर लिया जाए तो उन्हें पूर्णांक संख्या कहते हैं। जैसे ये आपका 0 है ना, 0 1 2 3 4 5 6 7, ये सब पूर्ण संख्या हो गया। अब ये माइनस वाला भी इसमें ऐड कर लिए, -1 -2 -3। अब ये क्या हो गया, पूर्णांक संख्याएं हो गए। समझ गए? ठीक है, अगले पॉइंट पर चलते हैं। अगला पॉइंट देखिए, धन पूर्णांक संख्याएं, वे संख्याएं जिनका चिन्ह प्लस हो, धन पूर्णांक संख्याएं होती है। जैसे 2 3 4 5 6 7 8 प्लस में है, ये सब ये क्या है, धन पूर्णांक संख्याएं है। ठीक है, ऋण पूर्णांक संख्याएं, वे संख्याएं जिनका चिन्ह माइनस में हो, ऋण पूर्णांक संख्याएं कहलाती है। जैसे -2 -3 -5 -6 -8 -7, ये सब क्या अनंत तक क्या माइनस अगर चिन्ह रहता है तो ऋण पूर्णांक संख्याएं है। अब देखिए सम संख्या, वे संख्याएं जो 2 से विभाजित हो जाती हैं उसे सम संख्या कहते हैं। जैसे ये क्या हुआ, अच्छा वहां पर हम बनाए ना, बना इससे लिखना नहीं चाहिए था, बैक साइड में आ जा रहा वो। ठीक है, तो देखिए जैसे सम संख्या क्या होता है, उस वे संख्या जो 2 से विभाजित हो जाती है उसे सम संख्या कहते हैं। 2 से विभाजित होगा, सम संख्या है। 4 जो है 2 से विभाजित हो जा रहा है, सम संख्या है। 8 क्या है, सम संख्या है, 2 से विभाजित हो जा रहा है मतलब कट जा रहा है। सभी संख्याएं जो है 2 से जो विभाजित होंगी सम संख्या है आपका। ठीक है, समझ, थोड़ा तेजी से हम जानबूझकर बता रहे हैं, कॉन्सेप्ट जल्दी से क्लियर हो जाएगा क्योंकि कॉन्सेप्ट बहुत ही आसान है इसका। अगले पॉइंट पर चलते हैं, विषम संख्याएं। विषम संख्याएं, वे संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं होती हैं उन्हें विषम संख्याएं कहते हैं। जैसे 1 जो है 2 से विभाजित होता नहीं, ये विषम संख्या है। 3 जो है आपका विषम संख्या है क्योंकि 2 से विभाजित होगा नहीं। 5 जो है आपका विषम संख्या है, 2 से विभाजित होगा नहीं। 7 भी है आपका। ठीक है, अब देखिए विषम संख्या भी हो गया। अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं कौन संख्या होती है पता है, वो संख्याएं जो स्वयं, ठीक है, वो संख्याएं जो स्वयं वह 1 से विभाजित हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे आपका अभाज्य संख्या की सबसे छोटी संख्या 2 है। ठीक है,
तो 2 जो है या तो 1 से कटेगा या तो खुद अपने आप 2 से ही कटेगा। 3 जो है या तो 1 से कटेगा या तो खुद अपने आप 3 से ही यानी स्वयं से ही कटेगा। अब 5 जो है या तो 1 से कटेगा या तो स्वयं अपने आप से कटेगा। तो वैसी संख्याएं जो 1 से व स्वयं अपने आप से अगर विभाजित होती है तो अभाज्य संख्याएं होती है। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट क्या है आपका, भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं कौन सी संख्याएं होती है, वे संख्याएं जो स्वयं और 1 से तथा किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो जाती है, उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। और भाज्य संख्या की सबसे छोटी जो संख्या होती है वह 4 होती है। ठीक है, भाज्य संख्या की सबसे छोटी संख्या क्या होती है, 4, इसलिए 4 से हम लिखे हैं। 4 जो है 1 से विभाजित होगा, फिर स्वयं अपने आप से यानी 4 से भी विभाजित होगा, मतलब कटेगा। और किसी अन्य संख्या मतलब 2 से भी ये विभाजित हो रहा है, 2 से हो रहा है विभाजित ना, इसलिए भाज्य संख्या है। 6 जो है 2 से भी कटे, 2 से 1 से भी कटेगा और स्वयं अपने आप से भी कटेगा, और 2 से भी कट रहा है यानी किसी अन्य संख्या से भी कट रहा है, और 3 से भी कट रहा है मतलब किसी अन्य संख्या से और भी कट रहा है, यानी ये भी भाज्य संख्या है। समझ गए, वे संख्या है जो स्वयं से और 1 से तथा किसी अन्य संख्या से भी विभाजित होती है तो भाज्य संख्या होती है। समझ गए बिल्कुल बेहतर से। ठीक है, और इसी के साथ जो है आपका सभी जो है चैप्टर 1 वास्तविक संख्याएं के कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो चुके हैं। सभी को याद कर लीजिएगा, पीडीएफ के माध्यम से हम आपको दे देंगे। पीडीएफ आपको दिया जाएगा, कहाँ दिया जाएगा अभी हम बताते हैं, पहले क्वेश्चन को सॉल्व कर ले पहले, उसके बाद बताते हैं। ठीक है, चलिए पहले क्वेश्चन पर चलते हैं। कहाँ पर गया क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन को देखिए, पढ़िए क्वेश्चन क्या है। एक बार तो पढ़े है ना, बट दोबारा पढ़ लीजिए, बेहतर रहेगा। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। पहला क्वेश्चन जो है आपका पहले का जो है आपका पहला जो है 140 है। 140 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करते हैं। तो 140 का हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 140 का पहले तो हम इसको काटेंगे 2 से। ठीक है, 2 से कटेगा ना, बिल्कुल कटेगा, इसको हटा देते हैं। क्वेश्चन तो आप देख ही रहे हैं, 2 से कटेगा, बिल्कुल कटेगा। कैसे 2 से जब हम काटेंगे, क्योंकि ये लास्ट में आपका शून्य है, शून्य जब आपका 0 रहता है लास्ट में तो 2 से कटता है। तो 2 से काटेंगे, एक तो कटेगा नहीं, 4 को लेंगे तो 2 7 14 हो जाएगा, 2 7 14 और 0 आपका 0 हो गया। 70 बार में कटा 2 से, फिर 2 से, समझ गए, 2 से फिर काटते हैं तो कितने बार में कटेगा, देखिए 7 को काटिए, 2 3 6, 2 3 6, एक बचा, एक यहाँ देंगे, 10 हो जाएगा, 2 5 10, 35 बार में कट गया 2 से। ठीक है, फिर 2 से काटेंगे, नहीं कटेगा भाई साहब। इन दोनों संख्याओं को जोड़िए, अगर 3 से कटने वाली संख्या मिलेगा तो कट जाएगा। 5 और 3 को जोड़ेंगे तो 8 होगा। 3 से कटने वाली संख्या नहीं मिल रहा है, यानी ये 5 से कटेगा। 35 जो है 5 से कटेगा, 5 से, 5 7 35, 7 बार में, और 7 जो है 7 से ही कटेगा, 7 एकम 7 कट गया। और 140 का अभाज्य गुणनखंड क्या मिला, 140 का जो है अभाज्य गुणनखंड कहा था, क्या कहा था, अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर लेते हैं। ठीक है, वही होता है अभाज्य गुणनखंड। क्या मिला, 2 गुणे, ठीक है 2, ठीक है गुणे 5 गुणे 7 मिला। ठीक है, इसको आप लिख सकते हैं क्या, 2 जो है 2 बार है तो 2 पर पावर हम 2 कर देते हैं, और गुणे में 5 है तो 5, गुणे में 7 है तो 7। समझ रहे हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन क्या है, पहले का जो है आपका दूसरा क्वेश्चन क्या है आपका, 156 के अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। बहुत ही बेहतर क्वेश्चन है, 156 को करिए। ये सब तो आप सब क्लास 8 9 में ही सीख लिए होंगे। ठीक है, काटिए, किससे कटेगा, लास्ट में आपका सम संख्या, 6 जो है सम संख्या है तो 2 से आसानी से विभाजित होगा। 2 से काटिए, एक तो कटेगा नहीं, 5 को लेंगे, समझिए भाग ही है आपका। ठीक है, 15 हो गया तो 2 से जब काटेंगे तो 15 को 2 7 14, 8 2 8 16 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए 2 7 14, एक बचा एक यहाँ दे देंगे, एक बचा एक यहाँ देंगे, 16 हो जाएगा। तो 2 8 16, 78 बार में कटा है 2 से। 78 जो है 2 से कटेगा क्योंकि यहाँ पर सम संख्या है। काटिए, 2 3 6, एक बचा एक यहाँ देंगे, 18, 2 9 18, फिर काटिए। 39 किससे कटेगा भाई साहब, 39 जो है आपका 2 से नहीं कटेगा क्योंकि सम संख्या नहीं है। इन दोनों को जोड़िए, देखिए इस आपका 3 से कटने वाला संख्या मिल रहा है, तब 3 से कट जाएगा। 3 और 9 को जोड़ेंगे तो 3 9 12 होता है,
तो 12 3 से कटने वाली संख्या यानी 3 से कटेगा आपका, तो 3 से काटिए। 3 एक कम 3, 3 3 का 9, 13 बार में कटा। 13 जो है किससे कटेगा, 13 से ही कटेगा। 13 एक कम 13। अब क्या मिला, 156 का जो है अभाज्य गुणनखंड क्या मिला, 2 गुणे 2, ठीक है, और गुणे में 3 मिला और गुणे में 13 मिला। इसको हम लिख सकते हैं 2 पर पावर 2, क्योंकि 2 जो है 2 बार है, 2 पर पावर 2 गुणे में 3 गुणे 13। ये आपका आंसर हो गया। अब इसके बाद जो है अगला क्वेश्चन क्या है, तीसरा, इसी का जो है तीसरा इधर सॉल्व कर दें। पहले का जो है आपका तीसरा क्या है, क्वेश्चन को लिख देते हैं 38 25, 38 25 है आपका, ठीक है, 3825 है। इसको हम क्या करते हैं, इसी तरीके से इसका अभाज्य गुणनखंड करते हैं, ठीक है। चलिए काटते हैं, देखते हैं कटता है, दिखाई दे रहा है ना। क्या है आपका 38 25। अब क्या 3825 जो है 2 से कटेगा, लास्ट में सम संख्या नहीं है यानी ये 2 से कटेगा ही नहीं। तो अब चारों को जोड़िए, देखिए 3 से कटने वाली संख्या मिल रहा है तभी आपका कटेगा। तो 5 और 2 को जोड़े 7, और 7 8 15, 15 7 8 15 होता है, हाँ। 5 2 7, 7 8 15, 15 3 18, 18 3 से कटने वाली संख्या मतलब 3 से कटेगा। तो 3 से काटिए, 3 से काटेंगे तो 3 एक कम 3, फिर 8 में डालते हैं तो 3 दूना 6, और करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, 3 दूना 6, बचा 2, 2 यहाँ देंगे 22 हो जाएगा। 3 सत्ते 21, 22 हुआ था तो 21 बार, 3 सत्ते 21, 7 बार गया, एक बचा है ना अभी, यहाँ एक यहाँ देंगे 15 हो जाएगा। तो 3 पचे 15। समझ में आ रहा है बिल्कुल बेहतर से ना, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। फिर 3 से कटेगा आपका ये, तो 3 चौक के 12, दोनों को लिए 7 में डालते हैं तो 3 दूना 6, एक बचा, एक यहाँ देंगे 15, 3 पचे 15। 425 जो है आपका 3 से नहीं कटेगा, 425 3 से नहीं कटेगा, 5 से कटेगा। 5 से दोनों को लेते हैं, 4 में जाएगा नहीं, 2 को लेंगे तो 42 हो जाएगा। तो 5 हुआ ठीक 40, 2 बचा, 2 यहाँ देंगे 5 के पास, 25 हो जाएगा। तो 5 पच्चीस 25, 85 बार में कटा। फिर 5 से कटेगा 85, कितने बार में कटेगा, तो 5 एक कम 5, 3 बचा आपका, ठीक है, 3 यहाँ देंगे 35, 5 सत्ते 35। 17 जो किससे कटेगा, 17 से ही कटेगा, तो 17 एकम 17। 3825 का जो है 3825 का अभाज्य गुणनखंड क्या मिला, 3 गुणे 3, ठीक है, गुणे में 5, गुणे में 5 और गुणे में 17, यही मिला है। तो इसको हम लिख सकते हैं 3 पर पावर 2, क्योंकि 3 जो है 2 बार है, ठीक है। 3 पर पावर 2 गुणे 5 कितने बार, 2 बार, तो 5 पर पावर 2 लिख सकते हैं गुणे 17। ये हो गया इसका अभाज्य गुणनखंड आंसर, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, पहले के तीसरे नंबर क्वेश्चन पे। समझ में आ रहा है बिल्कुल बेहतर से, है ना, कहीं पर कोई दिक्कत तो नहीं है ना, बिल्कुल बेहतर से समझ में आना चाहिए। वीडियो थोड़ा लंबा तो होगा बट यहाँ पर आपको इतना बेहतर से बताया जाएगा, एक एक क्वेश्चन हमेशा के लिए आपके दिमाग में फिक्स हो जाएंगे क्वेश्चन, ठीक है। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर किस पर जी, क्वेश्चन नंबर पहले का तीसरा, पहले के चौथे पर। पहले के चौथे नंबर क्वेश्चन को देख सकते हैं, क्या है आपका 5005 है, यानी 5005 है आपका, 5005 है। इसका हम क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो 5005 का अभाज्य गुणनखंड करिए, पहले काटिए, 2 से कटेगा, लास्ट में सम संख्या नहीं है, 2 से नहीं कटेगा। 3 से कटेगा, जोड़ेंगे तो 3 से कटने वाली संख्या नहीं मिलेगा। 5 से कटेगा, बिल्कुल 5 से कटेगा, देखिए 5 एक कम 5, 0 आ जाएगा 0, 5 एक कम 5। अब जो है 1000 आपका 1 है, 1001 किससे कटेगा, 2 से नहीं जी। अब 5 से जब कटाए तो अब उससे बड़ी संख्या से हम काटेंगे, छोटी संख्या से नहीं, ठीक है। अब देखिए 5 से तो कटेगा नहीं, 7 से, देखिए 7 से कम 7, 7 से कट जा रहा है, ठीक है, काट कर देख लीजिए। देखिए 7 एक कम 7, 10 था, 3 बचा, 3 यहाँ देंगे 30 हो जाएगा, ठीक है। तो 7 चौक 28, 7 चौक 30 हुआ था ना, ये 30, ये वाला 30 हुआ था। तो 7 चौक 28, बचा 2, 2 यहाँ देंगे 21 हो जाएगा। तो 7 त्रिक 21, 143 बार। 143 किससे कटेगा, 11 से कटेगा, ना कि 7 से नहीं कटेगा, 7 दूना 14, 3 बचेगा। अब 11 से कटेगा, तो 11 से काटिए, 11 से काटेंगे तो 11 एकम 11, बचा आपका कितना 3, 14 में डाले हैं भाग तो 11 एकम 11, 3 बचा, 3 यहाँ देंगे 33, 11 3 33,
13 जो है 13 से कटेगा, 13 एकम 13। तो क्या मिला, 5005 का अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड क्या मिला, एक बार 5 मिला, एक बार 7, यानी सबको किसी पर पावर नहीं लगेगा। एक बार 5, एक बार 7 गुणे 11 गुणे 13, यही मिला और यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है आपका इधर सही रहेगा। अगला क्वेश्चन जो है आपका पहले का 5वां है और पहले का ये लास्ट क्वेश्चन है। पहले का 5वां जो है आप देख सकते हैं 7429 है, यही है ना। तो हम यहाँ पर लिखते हैं 7429, इसका अभाज्य गुणनखंड करते हैं। यहाँ 7429 का हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं। क्या यहाँ पर जो है सम संख्या नहीं है, 2 से नहीं कटेगा ये, ठीक है। किससे कटेगा, ये जो है 7429 हम आपको बता दें बहुत ही हार्ड पूछ लिया, ना 2 से कटेगा, ना 3 से, ना 5 से, ना जो है 11 से, ना 13 से, डायरेक्ट 17 से कटेगा। तो 17 से काटते हैं, तो 17 चौके 68, ठीक है, 17 चौके 68, 17 पचे 85 हो जाता है, 17 चौके 68, 74 में भाग डाले हैं तो बचा आपका कितना, 17 चौके 68, 17 चौके 68 हुआ ना। तो अब देखिए आपका 6 बचा, 6 यहाँ देंगे तो 62 हो जाएगा। तो 17 चौके 68, 17 तिया 51, यहाँ पर 62 हो गया ना। तो 17 तिया 51, 17 तिया 51। अब बचा क्या, ये 62 था, 62 में से हम 51 को घटाते हैं, 2 में से 1 गया 1, 5 11, 11 हम 9 के पास देंगे तो 119 हो जाएगा। तो 17 सत्ते 119 हो गया। कट गया कि नहीं कट गया, कट गया। अब देखिए किससे कटेगा, 437 जो 17 से नहीं 19 से कटेगा। 19 से कितने बार में कट जाएगा, 23 बार में कट जाएगा, काट कर देख सकते हैं। और 23 जो है 23 से ही कटेगा। तो क्या मिला, 7429 का अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड जो मिला है क्या मिला, 17 गुणे 19 गुणे 23 मिला है और यही हमारा आंसर हो गया। ये आपके पहले के 5 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हम सब, बहुत ही बेहतर तरीके से किए हैं। बिल्कुल बेहतर से समझ में आया है कि नहीं आया है। और जो है हम आपको बता दें कि पीडीएफ कहाँ मिलेगा। पहले तो चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। और इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो सिर्फ और सिर्फ एक लाइक करिएगा, सिर्फ और सिर्फ एक लाइक, ताकि हमें लगता है कि आप सब सपोर्ट कर रहे हैं तो आप सबके लिए वीडियो प्रोवाइड हमेशा होता रहे बेहतर से बेहतर, ठीक है। और आप सबकी तैयारी जो है बेहतर से बेहतर हम कराएं, ठीक है। चलिए एक लाइक जरूर करना है आप सबको, और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए, जो भी पढ़ रहे हैं आप, जो भी इस सब का फोटो अगर चाहिए, पीडीएफ चाहिए, तो आपको 90 26 20 66 20 पर क्या करना है, व्हाट्सअप करना। सर हमें एनसीईआरटी बुक 2025 और 26 का पीडीएफ चाहिए। क्या मैसेज करना है कि सर हमें एनसीईआरटी बुक का, व्हाट्सएप पर मैसेज करना, सर हमें एनसीईआरटी बुक का पीडीएफ चाहिए। इसी नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिएगा। आपको जो है कंडीशन बता दिया जाएगा कैसे आपको पीडीएफ दिया जाएगा, टेलीग्राम चैनल पर दिया जाता है आपको, ठीक है। चलिए अब चलते हैं हम सब क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 आपका बहुत ही बेहतर क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं हम सब। क्वेश्चन नंबर 2 को देख सकते हैं आप, बेहतर क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन को पढ़िए, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों की एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू एचसीएफ गुणे एलसीएम है। और पहला क्वेश्चन क्या है, 26 और 91 है। तो पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, बहुत ही बेहतर क्वेश्चन है। पहले तो इसका एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना, उसके बाद ये जांच करना है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल जो है एचसीएफ गुणे एलसीएम, मतलब एचसीएफ गुणे एलसीएम के बराबर है। तो चलिए ज्ञात करते हैं। तो पहले तो हम 26 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, ठीक है। तो हल लिखते हैं यहाँ से, 26 का क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंड। 26 का हम अभाज्य गुणनखंड, पहले तो हम 2 से काटेंगे क्योंकि लास्ट में यहाँ पर सम संख्या 2 से कटेगा बहुत ही आसानी से।
2 से काटिए, 2 एक कम 2 कट गया। ये कटेगा कितने बार में? 2 3 6 13 बार में। फिर 2 से नहीं कटेगा। अब 13 किससे कटेगा? 13 तो आपका 13 से ही कटेगा, तो इसलिए 13 से काटेंगे। 13 कम 13 हो गया। अब इसका अभाज्य गुणनखंड हो गया 26 का, 2 गुणे 13 मिला, समझिए। इसके बाद जो है हम क्या किसका निकाल लेते हैं? 91 का। 91 का जब आप अभाज्य गुणनखंड करेंगे, पहले देखिए 2 से काटेंगे, सबसे छोटी संख्या से। 2 से तो कटेगा ही नहीं, कैसे? क्योंकि यहाँ पर लास्ट में जो है सम संख्या है ही नहीं, तो कैसे कटेगा? 3 से कट रहा है, दोनों को जोड़िए, देखिए 3 से कटने वाली संख्या मिल रहा है आपको 9। 9 और 1 को जोड़ेंगे जब तो हम 10 मिलेगा, 3 से कटने वाली संख्या नहीं मिलेगा। 5 से काट कर देखते हैं, 5 का नम 5, फिर बचेगा आपका यहाँ पर 4, यहाँ देंगे 41, 5 से कटेगा नहीं। 7 से काट कर देखते हैं, 7 कट जाएगा बहुत ही आसानी से। 7 से काटते हैं तो देखिए 7 एक कम 7, बचा आपका 2, यहाँ पर 2 यहाँ देंगे 21 हो जाएगा। तो 7 त्रिक 21, 13 बार में कट गया क्या? 7 त्रिक 21, 1 सेकेंड, कुछ तो गलती हुआ है, 1 सेकेंड। 7 एक कम 7, सही है। बचा 2, 2 यहाँ देंगे तो 21 हो जाएगा। 7 त्रिक 21 बिल्कुल सही है, 13 बार में कट जाएगा 7 से। फिर 13 जो है किससे कटेगा? 13 से ही कटेगा। 13 एकम 13। अब देखिए अब क्या मिला? 91 का, पहले तो 26 का, 26 का अभाज्य गुणन क्या मिला? 2 गुणे 13 मिला। तो 26 गुणे इक्वल टू क्या मिला? 2 गुणे 13 मिला। और जो कितना? 91, 91 का अभाज्य गुणनखंड क्या मिला? क्या मिला? 7 गुणे 13 मिला। तो 7 गुणे 13 बिल्कुल बेहतर से समझ में आ रहा है ना? तो HCF देखिए क्या हो जाएगा इसका, HCF जो होगा इसका, तो दोनों में होना चाहिए, ठीक है, कॉमन होना चाहिए। देखिए 2 इसमें है बट इसमें तो नहीं है, 2 इसमें है लेकिन इसमें तो नहीं है ना, 2 कहीं पर नहीं है, तो 2 तो नहीं होगा आपका HCF। उसके बाद 2 से बड़ी 7 संख्या, 7 इसमें है, इसमें नहीं है, तो 7 भी नहीं कॉमन आ गया, तो नहीं आएगा। 13 इसमें है और इसमें भी है, यानी 13 कॉमन आ गया, तो 13 आपका HCF हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 13 आपका हमारा HCF हो जाएगा। उसके बाद एलसीएम ज्ञात करेंगे, तो एलसीएम एक तो आपको HCF और एलसीएम ज्ञात करने तो आता ही होगा। एलसीएम ज्ञात करिए। देखिए एलसीएम में क्या होता है, जो मिलता है उसको भी लिखते हैं, अगर जो नहीं मिलता उसको भी लिखते हैं एलसीएम में। देखिए 2 इसमें है बट इसमें नहीं, फिर भी हम 2 को लिखेंगे। 2 से बड़ी संख्या इस अभाज्य गुणनखंड में क्या है? 7 है। 7 इसमें है बट इसमें नहीं है, तब भी हम 7 को लिखेंगे। 7 को लिख लिए, गुणे। अब देखिए 13 इसमें है बट 13 इसमें भी है, तो एक ही बार लिखेंगे, ऐसा नहीं कि 2 बार लिखेंगे। जो मिलेगा उसको भी एक बार लिखेंगे, जो नहीं मिलेगा उसको भी लिखेंगे, ठीक है। तो 13 13 से मिला, तो 13 एक बार हम ले लेंगे, ठीक है। अब इक्वल टू, अब गुणा करिए। 2 से जब गुणा करेंगे आप 7 में, तो 7 दूना 14, और 14 का गुणा जब आप 13 में करेंगे तो 182 मिल जाएगा। कितना? 182, यानी एलसीएम हमारा 182 मिला, HCF हमारा 13 मिला। बहुत ही बेहतर है। चलिए अगला क्या है आपका? अब जांच करना। अब क्या जांच करना है? यहां से देखिए जांच करना हमको, जांच क्या जांच करना है कहा था हमसे क्वेश्चन में। क्वेश्चन को एक बार देखिए फिर। 2 संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू HCF गुणे एलसीएम। तो लिखते हैं 2 संख्याओं, दोनों संख्याओं, 2 संख्याओं, ठीक है, का गुणनफल, का गुणनफल, गुणनफल क्या होता है? HCF गुणे एलसीएम। HCF गुणे एलसीएम मतलब HCF गुणे एलसीएम के बराबर होता है। देख लेते हैं, जांच कर लेते हैं। तो दोनों संख्याएं क्या है? 26 और 91 है, तो 26 गुणे में 91 करेंगे इक्वल टू HCF हमारा क्या है? 13 है, तो हम 13 को लिखेंगे, गुणे एलसीएम हमारा क्या है? 182 है, तो हम 182 को लिखेंगे, 182, ठीक। 26 और 91 का जब हम गुणा करेंगे तो 2366 मिलेगा। कितना मिलेगा? 2366, 2366 बराबर 13 और 182 को जब गुणा करेंगे तो 2366 मिलेगा, यानी दोनों क्या मिल गया? बराबर मिल गया। इसलिए प्रूव्ड हो गया कि दोनों संख्याओं का गुणनफल गुणे बराबर HCF गुणे एलसीएम होता है, ठीक है। क्या हो गया हमारा? प्रूव्ड हो गया। दायां पक्ष, बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन क्या आपका? अगला क्वेश्चन दूसरे में ही क्या है? दूसरे का दूसरा 510 और 92, ठीक है। चलते हैं अगले इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या है आपका? 510 और 92। पहले इन दोनों का क्या करना है? HCF निकालना है और LCM निकालना है।
उसके बाद जांच करना है, जैसे जस्ट इसके पहले किए हैं। तो 510 का HCF कैसे निकालेंगे, पहले इसका गुणनखंड कर लेते हैं, दिखाई दे रहा है ना आप सबको। तो 510 का जब आप गुणनखंड करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे, तो देखिए 2 से कटेगा, क्योंकि लास्ट में आपका 0 है, तो 2 से कटेगा, शून्य रहता तो 2 से काटिए, 2 2 दूना 4, बचा आपका 1, 1 यहाँ देंगे 11 हो जाएगा। तो 2 पच्चे 10, बचा आपका कितना 1, 11 हुआ था ना, 1 बचा, 1 यहाँ देंगे 10 हो जाएगा। 2 पच्चे 10, 255 बार में कटा। 255 क्या 2 से कटेगा, 2 से तो कटेगा नहीं, क्योंकि लास्ट में जो है सम संख्या नहीं है, दिखाई दे रहा है बिल्कुल बेहतर से ना। अब देखिए इन तीनों को जोड़िए, अगर 3 से कटने वाली संख्या मिल जाएगा तो 3 से कटेगा। 2 और 5 को जोड़े 7, 7 5 12, 12 3 से कटता है, यानी 3 से कटेगा। 3 से काटिए, ये 2 तो कटेगा नहीं, 5 को लेंगे 25, तो 3 8 24, 1 बचा, 1 यहाँ देंगे 15, 3 पचे 15, 85 क्या 3 से कटेगा, नहीं कटेगा 3 से। 8 और 5 को जोड़ेंगे, 8 5 13, 3 से कटने वाली संख्या नहीं मिल रहा है, तो 5 से कटेगा। 5 से काटिए, 5 का नम 5, बचा आपका कितना 3, 3 यहाँ देंगे तो 35 हो जाएगा। 5 7 35, 17, 17 तो हमारा 17 से ही कटेगा, 17 एकम 17 हो गया ना। अब देखिए बिल्कुल इसी तरीके से हम 92 का निकाल लेते हैं। तो 92 देखिए, 92 किससे कटेगा, लास्ट में सम संख्या 2 से कटेगा। 2 चौके 8, 1 बचा यहाँ देंगे, कितना हो जाएगा 12, 2 छक्के 12, 46 बार में कटा। फिर 2 से काटिए, 2 दूना 4, ठीक है, फिर 2 दूना 4, फिर 6 को काटिए, 2 3 6 कट गया 23 बार में। 23 जो किससे कटेगा, 23 से ही कटेगा, तो सॉरी हाँ 2 है, 23 है, ये 23 है आपका। 23 जो है किससे, 23 एकम 23, 23 से ही कटा, ठीक है। तो क्या मिला, 510 का अभाज्य गुणनखंड क्या मिला, 510 का जो अभाज्य गुणनखंड मिला वह मिला 2 गुणे 3 गुणे फिर 5 गुणे 17 मिला, यही मिला ना। और क्या मिला, 92 का जो अभाज्य गुणनखंड मिला हमारा 2 गुणे, ठीक है, फिर 2 मिला, फिर गुणे में 23 मिला, यही मिला ना। तो इसका HCF निकाल लीजिए बहुत ही आसानी से। कैसे निकालेंगे, तो आप सबको पता है HCF जो मिलेगा सिर्फ और सिर्फ उसी को लिखना है भाई साहब। देखिए 2 इसमें है, ये 2 जो है इस 2 से मिल गया, तो एक बार 2 को हमने लिख लिया। अब देखिए अब 2 इसमें, अब कहाँ पर 2 है, 2 यहाँ पर है, इस 2 यहाँ पर 2 है, यहाँ पर अब कहीं पर 2 है, यहाँ पर तो था बट इससे मिल चुका, अब उसको हम लेंगे नहीं, ठीक है। अब देखिए 2 कहीं पर है, नहीं है, अब नहीं मिला, उसको नहीं लिखेंगे। 2 से बड़ी संख्या 3, 3 कहीं पर है, इसमें नहीं है तो नहीं लिखेंगे। 5 इसमें है, 5 इसमें है, कहीं पर नहीं लिखेंगे। 17 इसमें है, कहीं नहीं है तो नहीं लिखेंगे। जो कॉमन मिलेगा उसी को HCF में लिखते हैं, नहीं मिला तो नहीं लिखें। चलिए अब एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम में जो मिलेगा उसको भी लिखिए, जो नहीं मिलेगा उसको भी लिखना है। तो अब देखिए एलसीएम निकालते हैं। 2 इससे मिला, 2 को एक बार हमने लिखे गुणे। अब इस 2 को देखिए, 2 इसमें है, छोटी संख्या को लेकर पहले चलते हैं। तो 2 इसमें है, 2 इसमें कहीं है, नहीं है ना, तब भी हम लिखेंगे 2 को, तो हमने लिख लिया गुणे। अब 2 से बड़ी संख्या 3 है, 3 इसमें है, इसमें कहीं पर है, नहीं है ना, नहीं है तो भी लिखेंगे, तो 3 को हमने लिख लिया गुणे। इसी तरीके से 5 इसमें नहीं है, तब भी हम 5 को लिख लिए। 5 से बड़ी संख्या क्या है, कहीं इस अभाज्य गुणनखंड में 17 है, 17 इसमें नहीं है, तब भी हम लिखेंगे, क्योंकि ये क्या एलसीएम है हमारा। तो गुणे 17 हुआ ना, गुणे 23 इसमें नहीं है, तब भी हम लिख लिए 23। इस टोटल का जब आप गुणा करेंगे, टोटल को जब आप गुणा करेंगे, 2 का गुणा 2 में 4 होगा, 4 का गुणा 3 में 12 होगा, 12 का गुणा 5 में 60 होगा, 60 का गुणा 17 में कर लीजिएगा, जो मिलेगा उसमें 23 में गुणा कर लीजिएगा। जो मिलेगा 60 का गुणा 17 में करिएगा, 17 का गुणा जब आप जो मिलेगा 23 में करिएगा, और जब 23 में गुणा करेंगे तो 23,460 मिलेगा। कितना मिलेगा, 23,460 मिलेगा। यही हमारा एलसीएम मिला है, ठीक है, यही हमारा क्या मिला, एलसीएम मिला है। चलिए अब क्या करना है, अब हमको जांच करना है। जांच कर लेते हैं बेहतर तरीके से। जांच, क्या जांच करना है, दोनों संख्याओं का गुणनफल गुणे दोनों संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू HCF गुणे एलसीएम, ठीक है। दोनों संख्याओं का गुणनफल, ठीक है, इक्वल टू HCF गुणे एलसीएम, समझिएगा, ठीक है, HCF गुणे एलसीएम। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्या क्या था हमारा 510 और 92, 510 गुणे में 92, ठीक है, इक्वल टू
HCF हमारा मिला 2 गुणे LCM हमारा मिला 23,460, यही मिला है ना, 23,460 यही मिला है। चलिए 510 और 92 का जब गुणा करेंगे तो 46,920 मिलेगा। कितना मिलेगा? 46,920 मिलेगा, इक्वल टू 2 का गुणा जब 23,460 में करेंगे तो 46,920 मिलेगा। कितना? 46,920 मिलेगा। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू मतलब बराबर HCF गुणे LCM है, तो ये हमारा प्रूव्ड हो गया कि बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष हो गया, और यही हमको जांच करना था। ठीक, ओके। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। बिल्कुल बेहतर से समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एक बार जो है कमेंट बॉक्स में बिल्कुल कमेंट करिएगा कि सर बिल्कुल बेहतर से समझ में आ रहा है। आप बेहतर से बेहतर यानी आगे के क्वेश्चन इसी तरीके से कराते जाइए। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन क्या आपका दूसरे का जो तीसरा नंबर क्वेश्चन है, देख सकते हैं। 336 और 54 का क्या करना? पहले तो HCF LCM ज्ञात करना, उसके बाद जो है जांच करना कि दोनों संख्याओं का गुणनफल गुणे HCF गुणे LCM है कि नहीं है, यही जांच करना। ओके, क्वेश्चन नंबर दूसरे के तीसरे को देख सकते हैं। चलिए सॉल्व करिए। क्या करना है? पहले तो हम 336 का अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। 336 करिए अभाज्य गुणनखंड। सम संख्या तो 2 से कटेगा, 2 से पहले कटेगा, 2 एक कलम 2, एक बचा, एक यहाँ देंगे, 13 हो जाएगा। 2 छक्के 12, ठीक है क्या? सही है ना? एक यहाँ 2 बचा तो एक यहाँ देंगे, 2 13 हो जाएगा, 2 छक्के 12, ठीक है, सही है। फिर क्या होगा आपका? फिर आपका एक बचा, ठीक है, एक यहाँ देंगे, 16 हो जाएगा, 2 8 16, 168 बार में कटेगा। सही है ना? बिल्कुल सही है, 168 बार में ही कटेगा। चलिए अगला करते हैं। फिर 2 से काटेंगे, 2 8 16, ठीक है, 2 चौके 8, 84 बार में। ओके, चलिए फिर 2 से काटते हैं तो 2 जो है आपका, कहीं पर गलती हुआ है क्या? बिल्कुल सही है, कहीं नहीं दिक्कत है, ठीक है। चलिए 2 से कटेगा ये भी, तो 2 चौके 8, ठीक। फिर देखिए 2 से जब इसको काटेंगे, 2 दूना 4, यानी 84 जो है 42 बार में कटा 2 से। फिर 42 भी 2 से हमारा कट रहा है, 2 दूना 4, 2 एक कम 2, ठीक है, 21 बार में कट गया। 21 जो है किससे कटेगा? 2 से कटेगा? बिल्कुल नहीं, 21 2 से नहीं कटेगा, 3 से कट जाएगा। तो 3 से काटिए आप, 3 से काटते हैं, 3 सत्ते 21, 7 बार में, और 7 जो हमारा 7 से ही कटेगा, 7 एकनम 7। ये हो गया 36 का अभाज्य गुणनखंड। अब चलिए इसी तरीके से 54 का अभाज्य गुणनखंड करिए। 2 से काटिए, बिल्कुल कटेगा, 2 चौके 2 दूना 4, एक बचा, एक यहाँ देंगे, 14 हो जाएगा। तो 2 सत्ते 14, 27 बार में कटा। 27 2 से कटेगा? बिल्कुल नहीं, 3 से कटेगा, 3 से काटिए, 3 त्रिका 3 नवा 27, डायरेक्ट कटेगा, दोनों को ही लेंगे साथ में, 3 नवा 27। 9 जो किससे कटेगा? 3 से, 3 त्रिका 9, 3 जो किससे कटेगा? 3 से, 3 एक नम 3, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या 336 का जो अभाज्य गुणनखंड मिला है, कितने बार 2 है? 1 2 3 4, 4 बार तो 2 है, तो 4 बार लिखिए, 4 बार हमने 2 को लिखा, ठीक है। फिर एक बार जो है 3 है तो हमने 3 को लिखा, एक बार 7 है तो हमने 7 को लिखा, ठीक है। इसके बाद जो है क्या है? 54 का अभाज्य गुणनखंड क्या है हमारा? 2 जो है एक बार है, और 3 जो है 3 बार है, यानी 3 गुणे 3 गुणे 3, और ये इतना ही है बस। अब देखिए HCF क्या हो जाएगा? HCF कैसे निकालिए? एक तरीका होता है, अगर बहुत ज़्यादा HCF आप 2 जो है एक ही बार मिल ही रहा है, ठीक है। देखिए 2 यहाँ पर है और यहाँ पर एक बार मिलेगा, तो HCF 2 तो हमारा एक मिल गया। अब जो यहाँ पर A2 है, इसमें तो है नहीं, तो क्यों लिखेंगे? नहीं लिखेंगे, HCF नहीं मिलेगा हमारा। फिर यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है नहीं, यहाँ पर 2 है, 2 है नहीं, मिला नहीं तो नहीं लिखेंगे। यहाँ पर 3 है, तो 3 इस 3 से सिर्फ एक ही 3 से मिल रहा, तो गुणे में हम 3 लिख लिए। अब देखिए, अब जो है, अब इसमें 3 है तो यहाँ पर 3 नहीं है, कहीं पर एक था, इससे मिल गया। तो एक तरीका और होता है HCF LCM ज्ञात करने के लिए। देखिए यह तरीका होता है कि जो सबसे ज़्यादा बार जिसमें रहे,
उसको हम लिखते हैं, देखिए सबसे, दो इसमें 4 बार है, दो इसमें एक ही बार है, तो सबसे कम बार किसमें, इसी में एक ही बार है, तो HCF में लिखते हैं जिसमें सबसे ज्यादा कम बार रहता है, तो एक ही बार है तो एक ही बार लिखिए। अब देखिए 3 जो है इसमें 3 बार है, इसमें एक ही बार है, तो जिसमें सबसे कम बार रहता है HCF में उसको लिखते हैं। यहाँ पर एक बार है तो एक ही बार लिखेंगे, जिसमें सबसे कम बार किसमें, एक बार है सिर्फ, तो एक बार हमने लिख दिया। अब देखिए 7 इसमें है नहीं, तो हम लिखेंगे ही नहीं, क्योंकि कॉमन ही नहीं मिला हमारा। तो HCF क्या मिला हमारा, 3 दूना 6 मिला, ठीक है। एलसीएम, एलसीएम, ठीक है, एलसीएम निकालिए। दो सबसे ज्यादा बार किसमें है, किसमें है दो सबसे ज्यादा बार, इसमें है। 336 के जो अभाज्य गुणनखंड है इसमें सबसे ज्यादा बार, कितने बार, 4 बार, तो हम क्या करते हैं उसी को लिख देते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 4 बार है तो हमने 4 बार लिख लिया। अब 3 किस में ज्यादा बार है भाई साहब, तो 3 जो है 54 में, 54 के अभाज्य गुणनखंड में सबसे ज्यादा बार है, तो उसको हम लिख लिए 3 गुणे 3 गुणे 3। अब देखिए 7 किस में सबसे ज्यादा बार है, तो इसी में एक बार है, इसमें तो है नहीं, तो एक ही बार तो लिखेंगे ना, तो गुणे 7। अब क्या मिला, एलसीएम हमारा क्या मिला, जब सबको गुणा करेंगे, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, ठीक है, 8 दूना 16, फिर गुणा करेंगे 16, 16 48, फिर गुणा करते ऐसे जाएंगे, टोटल जब गुणा करेंगे तो आपको मिल जाएगा, आपका मिल जाएगा 3024। कितना मिलेगा, 3024 मिलेगा। गुणा करके देख सकते हैं, एलसीएम हमारा 3024 मिलेगा और HCF 6 मिला। तो अब जांच करेंगे, क्या करेंगे, जांच करते हैं, ठीक है। यहां से हम करते हैं जांच। जांच क्या करना था, दोनों संख्याओं का गुणनफल, ठीक है, दोनों संख्याओं का गुणनफल, गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू HCF गुणे एलसीएम, HCF गुणे में एलसीएम, HCF दोनों संख्याओं क्या था आपका, 336 गुणे में 54 हो जाएगा, इक्वल टू HCF जो मिला हमारा 6 मिला है, 6 गुणे में एलसीएम जो हमारा मिला है 3024 मिला है, तो 3024 को हमने लिख दिए, ठीक है। इन दोनों का गुणा करिए, दोनों का गुणा करेंगे तो 18,144 मिलेगा। 336 और 54 का गुणा करेंगे तो 18,144 मिलेगा, इक्वल टू 6 का अगर 3024 में गुणा करते हैं तो 18,144 मिल जाएगा, 18,144 मिल जाएगा। और यही हमसे कहा था कि दोनों संख्याओं का गुणनफल HCF गुणे एलसीएम करिए, जांच करिए, तो हमने जांच कर लिया, ये सत्य है। मतलब कि क्या हम लिख लेंगे, लिख देंगे कि राइट, क्या लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, क्या है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ओके, ये हमारा प्रूव्ड हो गया। चलिए क्या हो गया, ये जो हमारा दूसरे का 3 क्वेश्चन दिया हुआ था, यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन को, दूसरे का पहला, दूसरा, तीसरा, हम सबने तीनों क्वेश्चन को कर लिए, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 3 पर हम सब चलते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 को देख सकते हैं आप, क्वेश्चन को पढ़िए। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। पहले क्वेश्चन को देख सकते हैं, क्या है क्वेश्चन आपका, कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा जो है HCF और LCM ही ज्ञात तो करना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और बेहतर क्वेश्चन है। तो अभाज्य गुणनखंड तो आपको आ ही गया होगा, पहले क्वेश्चन को हमने लिख दिया है, ठीक है, ताकि बेहतर से आपको समझ में आए। पहले आप 12 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, तो 12 का अभाज्य कैसे गुणनखंड निकालेंगे, इसी तरीके से पहले 2 से काटेंगे, 6 बार में कटेगा, फिर 2 से काटेंगे, 3 बार में कटेगा, फिर 3 को 3 एक 3, यानी 12 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 2 गुणे 3 मिला। मिला कि नहीं मिला, बिल्कुल इसी प्रकार जो है इसको सॉल्व करना है। तो हम 12 का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं, किसका, 12 का। तो यहाँ पर हम लिखेंगे हल, यहाँ पर लिखेंगे हल, यहाँ पर 12 का, ठीक है, अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, गुणनखंड 12 का अभाज्य गुणनखंड क्या मिलेगा, 2 गुणे 2 गुणे, 2 बार 2 मिलेगा, 1 बार 3 मिलेगा, ठीक है, यानी 2 गुणे 2 गुणे 3 मिलेगा, ठीक है। इसी तरीके से आप जब 15 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, 15 का अभाज्य गुणनखंड इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 3 गुणे 5 मिलेगा, कितना मिलेगा, 3 गुणे 5 मिलेगा, ठीक है। इसी प्रकार 21 का जब आप अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो क्या मिल जाएगा, 21 का अभाज्य गुणनखंड
3 गुणे 7 मिलेगा, 3 3 7 21 होगा, फिर 7 का नाम 7, 3 गुणे 7 मिल जाएगा। ठीक है, और हमको ज्ञात क्या करना था, एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना था। तो एचसीएफ पहले हम ज्ञात करते हैं। तो एचसीएफ आपका इसका क्या मिला, देखिए 2 तो इसमें है बट 2 किसी में भी नहीं है। ठीक है, तो 2 है नहीं तो उसको क्यों लिखेंगे, तीनों में होना चाहिए, तीनों में जो कॉमन होगा वही हमारा एचसीएफ होगा। अब देखिए यहाँ पर 2 है बट यहाँ पर 3, इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है। भाई 3 तो तीनों में मिल रहा है इसलिए 3 कॉमन मिल रहा है, 3 को हम लिखेंगे 3 गुणे, अब 3 सॉरी हम गुणे कर दिए, पहले ही नहीं गुणा करना चाहिए था। ठीक है, एचसीएफ लगता है हमारा 3 ही मिलेगा, सही है 3 ही मिलेगा। 5 इसमें है, इसमें तो नहीं है, 7 इसमें भी नहीं है, यानी जो मिला हमारा एचसीएफ, इसको काट दीजिएगा, समझिएगा। ठीक है, इसको काट दीजिएगा, मिला जो एचसीएफ हमारा 3 मिला। ठीक है, एलसीएम जो हमारा मिलेगा, क्या मिलेगा देख सकते हैं, देखिए 2 इसमें है, इसमें नहीं है तो भी हम 2 को लिखेंगे, फिर 2, चलिए 2 किस में है, अब यहाँ पर 2 है, 2 इसमें भी नहीं है किसी में, फिर भी हम लिखेंगे 2 को लिखेंगे गुणे। अब 3, 2 से बड़ी संख्या 3, 3 इसमें भी है, इसमें भी है, जो मिलेगा उसको भी एक बार, जो नहीं मिलेगा उसको भी एक बार, यानी 3 तो हमारा मिल रहा है, तब भी हम एक ही बार लिखेंगे, कॉमन मिला। ठीक है, गुणे 3 से बड़ी एक संख्या 5 है, 5 यहाँ पर है तो इसमें कहीं पर है, नहीं है तब भी लिखेंगे, फिर गुणे 7 है, इसमें कहीं नहीं है तब भी हम लिखेंगे 7, इक्वल टू हमारा क्या मिल गया जी, एलसीएम क्या मिला, 2 दूना 4, 4 तिहाई 12, 12 25 60, 60 सत्ते 420 होता है। कितना होता है, 60 का गुणा जब आप 7 में करेंगे तो 420 मिलेगा, 420 मिला। ये हमारा एलसीएम हो गया और ये हमारा जो है एचसीएफ हो गया। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 के दूसरे नंबर क्वेश्चन पर। ओके, क्वेश्चन नंबर तीसरे का दूसरा क्वेश्चन देख सकते हैं आप, क्या है, 17, 23 और 29 का जो है अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना, बेहतर क्वेश्चन। और क्वेश्चन को हमने लिख दिया। तो पहले तो हम 17 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं, 17 का अभाज्य गुणनखंड, 17 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो क्या मिलेगा, 17 किससे कटेगा, अगर मान लीजिए यहाँ पर हम 17 का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं तो 17 किससे कटता है, 17 से ही कटेगा। तो 17 से 17 एकम 17, आप 17 गुणे 1 लिख सकते हैं। ठीक है, या 1 को मत लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, अगर लिखते हैं तो बेहतर है, नहीं लिखते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो 17 गुणे 1 लिख लेते हैं, 17 गुणे 1। ठीक है, क्योंकि एक बचा हुआ है, एक तो एक से ही कटेगा, समझ गए। इसी तरीके से 23 का जब आप अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड, तो क्या मिलेगा, 23 गुणे 1 ही मिलेगा, 23 तो 23 से ही कटेगा ना। या आप 1 लिखिए या मत लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर मान लीजिए आप सबको पता अगर कुछ नहीं मिलता है, देखिए जब सभी के अभाज्य गुणनखंडों में अगर कुछ नहीं मिलेगा, उसका एचसीएफ 1 ही होता है, इसको मत लिखिए, 1 मत लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 1 अगर लिखना है तो लिखिए, नहीं लिखना मत लिखिए, 23 ही मिलेगा, 23 का अभाज्य गुणनखंड 23 ही मिलेगा। 29 का अभाज्य गुणनखंड इसी प्रकार 29 जो है 29 से ही कटेगा, इसलिए 29 ही मिलेगा। ठीक है, तो एचसीएफ क्या मिला हमारा, एचसीएफ जो हमारा मिला, क्या मिला, इन तीनों के अभाज्य गुणनखंड में कुछ मिल ही नहीं रहा है, मतलब एचसीएफ 1 होगा, एचसीएफ 1 हो गया। ठीक है, और एलसीएम क्या होगा, 17 तीनों में नहीं है, इन दोनों में नहीं है, तब भी हम लिखेंगे, तो 17 को लिख लिए, गुणे 23 इन दोनों में, एक में है और इन दोनों में नहीं है, तब भी लिखेंगे, मिलेगा तब भी लिखेंगे, नहीं मिलेगा तब भी, यानी 23 को भी लिखेंगे, गुणे 29 इन दोनों में नहीं है तब भी लिखेंगे। ठीक है, तो 29, अब गुणा करिए, तो एलसीएम जब तीनों का आप गुणा करेंगे, 17, 23, 29 का जब आप गुणा करेंगे तो 11,339 मिलेगा, क्या मिलेगा, 11,339 मिलेगा, ये हमारा एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं, अतः एचसीएफ इक्वल टू 1 मिला है और एलसीएम हमारा क्या मिला है, 11,339, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए अगली क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर तीसरे नंबर क्वेश्चन पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर तीसरे नंबर क्वेश्चन को देख सकते हैं, बेहतर क्वेश्चन है। 8, 9 और 25 का जो है अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम निकालना बेहतर क्वेश्चन है। देखिए 8 है आपका, पहले तो हम 8 का अभाज्य गुणनखंड निकालें, 8 का अभाज्य
गुणनखंड। 8 का हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो क्या मिलेगा? 8 का निकाल कर देख सकते हैं, 2 से काटिए 4 बार में कटेगा, फिर 2 से कटेगा, फिर 2 बार में, फिर 2 से कटेगा, 2 एक कम 2, यानी 3 बार आपका 2 मिल जाएगा। तो 2 गुणे 2 गुणे 2 मिल गया। ठीक है, देखिए अब इसी प्रकार 9 का जब हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो क्या मिलेगा? 3 गुणे 3 मिलेगा। ठीक है, मिलेगा, यही निकाल कर देख सकते हैं। और 25 का अगर अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, 25 का अभाज्य गुणनखंड तो क्या मिलेगा? 5 गुणे 5 मिलेगा, यही मिलेगा ना? बिल्कुल यही मिलेगा। अब HCF क्या मिला? HCF जो हमारा मिला, क्या मिला? HCF जो हमारा मिला, देखिए 2 जो है इसमें तो है नहीं, 2 और किसी में नहीं है, मिलेगा ही नहीं। 3 इसमें है बट इसमें किसी में नहीं है, 5 इसमें, इन दोनों में किसी में नहीं, यानी कुछ नहीं मिल रहा है, तीनों में कॉमन जो है कुछ नहीं मिल रहा, इसलिए HCF हमारा 1 हो जाएगा। और LCM हमारा देखते हैं क्या हो जाएगा। देखिए 2 इसमें है बट इसमें नहीं है, ठीक है, तो हम 2 को लिखेंगे। फिर इस 2 को लीजिए, ये 2 इसमें है बट इसमें नहीं, फिर भी हम लिखेंगे। ठीक है, फिर इस 2 को इसमें नहीं, तो देखिए तरीका भी एक आपको बताएं। देखिए 2 लीजिए, किसमें सबसे ज़्यादा बार है, तो 8 के अभाज्य गुणनखंड में सबसे ज़्यादा बार 3 बार, तो उसको लिख लीजिए। ठीक है, फिर गुणे 3 जो है किसमें सबसे ज़्यादा बार, 9 के अभाज्य गुणनखंड में 2 बार है, उसमें सबसे ज़्यादा, और किसी में तो है नहीं, तो उसी को लिखेंगे। ठीक है, 3 गुणे 3 हो जाएगा गुणे। अब 5 का इसका देखिए ये भी नहीं मिलेगा, तो इसलिए 5 गुणे 5 मिलेगा, तो भी वही लिखेंगे, नहीं मिलेगा तो ये अब तो को पता ही हो गया। ठीक है, तो देखिए इसके बाद क्या करना है, गुणा करना। तो आप जब गुणा करेंगे, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 त्रिक 24, ऐसे गुणा करते जाएंगे तो आपको 1800 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा? 1800 मिल जाएगा। HCF आपका 1 मिला, LCM आपका 1800 मिला, लिख सकते हैं। अतः HCF इक्वल टू 1 मिला कामा, और LCM हमारा जो मिला 1800 मिला, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर आपका तीसरे का तीसरा तक क्वेश्चन हो गया। अब इसके बाद हम सब करेंगे चौथे नंबर क्वेश्चन को। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 को देख सकते हैं, बहुत ही बेहतर क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन को पढ़िए। HCF 306 और 657 इक्वल टू 9 दिया है, मतलब 306 और 657 का जो है HCF दिया है 9। ठीक है, उसके बाद क्या कर रहा है, LCM 306 और 657 का ज्ञात कीजिए। तो देखिए तरीका तो बहुत है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, बट हम सब इस क्वेश्चन को जो है फॉर्मूले के माध्यम से सॉल्व करेंगे, और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में भी आते भी हैं। ठीक है, देखिए ये आपका पहली संख्या हो जाएगा, ये दूसरी संख्या हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देते हैं, जो आपका दिया हुआ है उसको हम लिख देते हैं। क्या दिया है आपका, ध्यान दीजिएगा, क्या दिया है, 306 और 657 का, 306 और 657 का जो है HCF दिया है। HCF क्या दिया है, 9 दिया है, तो हम 9 रख दिए। ठीक है, और इसी का ही 306 और 657 का, 306 और जो है 657 का जो है LCM हमसे पूछ लिया, समझिएगा। 306 और 657 का HCF 9 दे दिया, 306 और 657 का LCM पूछ लिया। तरीका तो बहुत है इसको याद करने के लिए। ठीक है, LCM बहुत ही सिंपल तरीके से याद कर लेंगे, बट ऐसे क्वेश्चन को फॉर्मूले के माध्यम से करना चाहिए। ठीक है, पर ट्रिक होता है, बहुत इजी हो जाता है आपका। ठीक है, तो क्या सूत्र होता है आपका, सूत्र यही होता है, पहली संख्या गुणे में दूसरी, ठीक है, संख्या, ध्यान दीजिएगा, इक्वल टू HCF गुणे LCM, HCF गुणे LCM। ये आपका ट्रिक होता है ना, ट्रिक करें, फॉर्मूला होता है ना, फॉर्मूला तो होता है आपका। ठीक है, तो पहली संख्या क्या है, 306 हमारी पहली संख्या है, तो 306 रखेंगे, गुणे दूसरी संख्या क्या है, 657 है, तो 657 रख देंगे, इक्वल टू HCF क्या है, 9 दिया है, तो 9, LCM हमसे पूछा है, तो गुणे हम LCM को LCM ही रहने देते हैं। ठीक है, 9 को पंचांतर करके इधर भेजेंगे, तो 306 गुणे में 657 बटा में आ जाएगा आपका 9। ठीक है, इक्वल टू इधर बचा आपका LCM। ठीक है, 9 से देखिए 657 को काटिए, कटेगा बहुत ही आसानी से, 9 एक कम 9,
देखिए 9 9 3 क्या होता है, हाँ 9 7 63, 9 7 63 65 में डाले हैं, बचा आपका दो, दो यहाँ देंगे 27 हो जाएगा। तो 9 3 27, 73 बार में कट गया, का बिल्कुल कट गया। अब 306 का 73 में गुणा कर दीजिए, सीधा करिए, एलसीएम को पहले लिखिए। एलसीएम को हम पहले लिखे इक्वल टू 306 गुणे में 73, ठीक है। तो एलसीएम इक्वल टू 306 का 73 में आप गुणा कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, 22,338 मिलेगा। क्या मिलेगा, 22,338 मिलेगा। आप गुणा करके देख सकते हैं और यही हमारा आंसर हो जाएगा। 306 सॉरी हाँ 306 और 657 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 22,338 और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही बेहतर क्वेश्चन था आपका। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को देख सकते हैं, बहुत ही बेहतर प्रश्न है। अभी तक ये क्वेश्चन कहीं पर भी पढ़े होंगे तो नहीं समझ में आया होगा, बट आज आपको क्या है बिल्कुल बेहतर से समझ जाएंगे इस क्वेश्चन को। पढ़िए क्वेश्चन को, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या, ठीक है, जांच कीजिए कि किसी प्राकृतिक संख्या के लिए संख्या 6 शायद क्वेश्चन में जो है यहाँ पर जो है कुछ गलती हुआ है, बुक से देख लें क्या, 6 यहाँ पर 6 रहेगा, ठीक है, 6 ठीक है, 6 अंक 0 पर समाप्त हो सकता है। क्वेश्चन को समझे हैं कि नहीं समझे हैं? देखिए बुक में जो है 6 कितना जो है छोटा दिया था, इसलिए जो है इस पर जो है टाइप नहीं हो पाया, 6 था। ठीक है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या क्या होता है, एक गिनती की संख्याओं को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 अनंत तक ऐसे, ठीक है, इनफाइनाइट तक। संख्या 6 यानी 6 है, यानी n जो है कि कोई प्राकृतिक संख्या है, जैसे 1 2 3 4 5 6 कुछ भी इनफाइनाइट तक कुछ हम ले सकते हैं, ठीक, कुछ भी ले सकते हैं। तो 6 है, तो 6 जो है n है, तो कह रहा है कि ये संख्या 0 पर समाप्त हो सकती है। मतलब जो n का मान अगर हम कुछ भी रख दें तो कोई ऐसा संख्या मिलेगा जो 0 पर समाप्त हो। 0 पे समाप्त होने वाला संख्या जैसे आपका 50 हो गया, लास्ट में 0 पे समाप्त है। जैसे आपका 60 हो गया, 0 पे समाप्त है। जैसे आपका 150 हो गया, ये 0 पे समाप्त है। क्या ऐसी संख्या मिल पाएगी जो 0 पर समाप्त होगी? 6 जो है n मतलब कि प्राकृतिक संख्या n है ना, तो 6 अगर हम कुछ भी रखें गिनती संख्याओं का, तो क्या 0 पर समाप्त होगी? नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि इसके अभाज्य गुणनखंड में 2 व 3 आएगा, 2 गुणे 3 आएगा इसके अभाज्य गुणनखंड में। जबकि 0 पर समाप्त होने वाले संख्याओं की जो है अभाज्य गुणनखंड आप करेंगे तो 2 और 5 एक बार 2 और एक बार 5 जरूर आएगा। ठीक है, तो यही लिखना है आपको इसमें। यहाँ पर लिखेंगे क्या, पहले तो हम लिखेंगे हल, ठीक है, यही लिखना है आपको। तो यहाँ पर हम लिखेंगे हल, क्यों था क्वेश्चन नंबर 5 था, यहाँ पर हम लिखेंगे हल, दिखाई दे रहा है ना। पहले तो हम कहते हैं 6 का अभाज्य गुणनखंड, 6 का अभाज्य गुणनखंड, समझे। इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणे 3 मिलेगा, कोष्टक में इसके पावर n है तो n लगा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, समझने में बेहतर रहेगा। ये जो है आपका, ये तो आपका हम समझाए हैं, ठीक है, समझे है ना। ठीक, अब देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे संख्या, लिख दें उसके बाद समझाएंगे क्या, संख्या 6 अंक जो है, अंक 0 पर, ठीक है, शून्य पर, शून्य यानी 0 पर, शून्य पर समाप्त नहीं होगी, समाप्त नहीं होगी, ठीक है, इसके बाद समाप्त नहीं होगी क्योंकि 6 के, ठीक है, लिखेंगे क्योंकि 6 के अभाज्य गुणनखंड में, 6 के अभाज्य गुणनखंड में, ठीक है, अभाज्य गुणनखंड में, ठीक है, 6 के अभाज्य गुणनखंड में 2 व 3 आएगा, ठीक है, 2 व 3 आएगा।
जबकि खड़ी पाई करिए, जबकि शून्य यानी 0 पर, शून्य पर समाप्त होने के लिए अभाज्य गुणनखंड में, ठीक है, समाप्त होने के लिए अभाज्य गुणनखंड में कम से कम 1, 2 व 1 5 होना चाहिए। क्या 1, 2 व 1 5 होना चाहिए। यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ पाए कि नहीं समझ पाए? बहुत ही बेहतर क्वेश्चन था ये ऐसे क्वेश्चन में बच्चे बहुत ही कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, समझ गए? इसमें सिर्फ और सिर्फ लिखना ही था। चलिए अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं हम सब। क्वेश्चन नंबर 6 को देख सकते हैं, बेहतर क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन को पढ़िए। व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और फिर क्या 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं? बहुत ही बेहतर क्वेश्चन है। और ऐसे क्वेश्चन को समझाने के लिए समझ लीजिए, बहुत बेहतर से कोई टीचर आपको नहीं समझा पाएगा, बट यहाँ पर हम आपको इतना बेहतर समझा देंगे इस क्वेश्चन को, हमेशा हमेशा के लिए आपके दिमाग में फिक्स हो जाएगा कि ये भाज्य संख्या क्यों है। जो दिया उसको तो पहले आप लिख लीजिए। ठीक है, तो क्या दिया हुआ है, 1 सेकेंड, क्यों चल नहीं रहा? ठीक है, अब चलेगा। ठीक, क्या है आपका 7 गुणे में 11 है, फिर गुणे आपका 13 है, फिर प्लस में 13 है। ठीक है, और क्या दिया हुआ है? और हमारा दिया हुआ है, जो भी दिया है उसको हम लिख लेते हैं। ठीक है, 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × ठीक है 2 × 1 फिर प्लस में 5 दिया, बेहतर है। चलिए अब देखिए, यही कहा है कि भाज्य संख्या क्यों है, और हम आपको जो है पहले ही कॉन्सेप्ट हम आपको बता दिए कि भाज्य संख्याएं क्यों होती हैं। वह भाज्य संख्या होती है जो 1 से विभाजित हो और स्वयं अपने आप से, और अन्य किसी और संख्या से विभाजित होती है, तो वही भाज्य संख्या होता है। तो देखते हैं क्या मिलता है। 7 का गुणा आप 11 में करेंगे। पहले देखिए कॉमन ले लीजिए, 13 यहाँ पर है, 13 को हम जब कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर भी यहाँ पर 13 हम कॉमन ले लिए, बचा क्या आपका 7 गुणे में 11। ये तो 13 आपका कॉमन में चला आया, तो यहाँ पर गुणे 1 लिख सकते हैं, लिखिए मत लिखिए कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, प्लस यहाँ पर क्या बचा आपका 13 तो कॉमन आ गया, यहाँ पर 1 बचा, प्लस है ना तो 1 को हम लिखेंगे ही, कोष्टक बंद। अब देखिए 13, अब 7 का गुणा जब 11 में करेंगे तो 77 मिल जाएगा, ये इंटू हो जाएगा, कॉमन अगर है तो इंटू है आपका, गुणा है, तो 7 का गुणा 11 में करेंगे 77 हो जाएगा, प्लस 1 है तो +1 करिए। अब क्या 13 गुणे में ये 7 और ये 77 और 1 को जोड़ेंगे 78 हो जाएगा, यानी 13 गुणे 78 मिला। इसको जोड़ लीजिए आप, इसको गुणा कर लीजिए, 13 का गुणा अगर 78 में करेंगे तो 1014 मिलेगा। क्या मिलेगा? 1000 जो है या इक्वल टू करते आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 1000 जो है 14 मिलेगा। और 1014 जो है आपकी ऐसी संख्या है, कहा कि ये भाज्य संख्या क्यों है, डिफिनीशन देना है आपको। ठीक है, 1014 जो है एक भाज्य संख्या है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 1014 एक भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है। 1014 जो है एक भाज्य संख्या है, क्योंकि ठीक है इसके क्योंकि 1014 को क्योंकि 1 से भी विभाजित होगा, 1 से विभाजित होगा और स्वयं से भी विभाजित होगा तथा अन्य किसी और
संख्या से भी विभाजित होगा, संख्या से भी विभाजित होगा। ठीक है, ये इसका डिफिनीशन हो गया। ठीक है, भाज्य संख्या क्यों है यही पूछा था, तो हमने लिख दिया कि भाज्य संख्या 1014 एक भाज्य संख्या है क्योंकि एक से भी विभाजित होगा और स्वयं से भी विभाजित होगा तथा अन्य किसी और संख्या से भी विभाजित होगा। ठीक है, इसलिए जो है भाज्य संख्या, यही पूछा था भाज्य संख्या क्यों है। इसी तरीके से इसको देखिए 7 यहाँ पर 5 और यहाँ पर भी 5 को हम कॉमन ले लेते हैं। 5 को हमने कॉमन ले लिया, यहाँ पर बचा 7 गुणे 6, 5 तो कॉमन आ गया तो 5 को हम लिखेंगे ही नहीं, गुणे 4 को लिख लेते हैं, गुणे 3 को लिख लेते हैं और गुणे 2 को लिख लेते हैं, गुणे 1 को लिखिए या मत लिखिए, लिख देते हैं। प्लस ये 5 कॉमन हमें आया तो 1 बचा तो हमने 1 को लिख दिए। ठीक है, अब गुणा कर सकते हैं आप। ठीक है, 7 छक्के 42 लिख सकते हैं। देखिए गुणा करने पर आपको जो भी मिलेगा, आप देखिए आपको मिलेगा 7 6 और 4 3 2 1 का जब आप गुणा करेंगे तो आपको 1008 मिल जाएगा। गुणा करके आप देख सकते हैं 1008 मिलेगा और प्लस यहाँ 1 है तो हम +1 को लिख देते हैं। अब क्या हुआ, यहाँ पर इक्वल टू करते आइए, बेहतर रहेगा। ठीक है, चलिए, ठीक है ना। तो अब देखिए 5 गुणे 1000, 8 को अगर 1008 में अगर 1 को जोड़ेंगे तो 1000 आपका 9 हो जाएगा। सही है। अब 5 का गुणा 1009 में करेंगे तो हम 5049 मिल जाएगा। और 5049 जो एक ऐसी संख्या है, एक भाज्य संख्या है, क्या है लिख देते हैं 5049 एक भाज्य संख्या है। ठीक है, यही लिखना है जो यहाँ पर लिखे हैं। तो वीडियो को जो है रोक देते हैं, बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, लिख दिए 5049 एक भाज्य संख्या है क्योंकि एक से भी विभाजित होगा और स्वयं से भी विभाजित होगा तथा अन्य किसी और संख्या से भी विभाजित होगा, मतलब कटेगा। वही संख्या जो अन्य किसी अन्य संख्या से भी विभाजित होता है वही हमारा भाज्य संख्या होता है। और अभाज्य संख्या तो आप सबको ये सब हम बता चुके हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पर। और 7 नंबर इस प्रश्नावली 1.1 का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है और लास्ट में ही हम आपको बता देंगे कि पीडीएफ मिलेगा कहाँ आपको। ठीक है, अगर चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 को देख सकते हैं, बेहतर क्वेश्चन है। क्वेश्चन को पढ़िए, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। कोई खेल का मैदान है, उसके चारों ओर जो है एक वृत्ताकार पथ है, मतलब रास्ता है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। सोनिया एक लड़की है जो उसको मैदान को एक चक्कर लगाने में, पथ को जो है पूरा घेरने में, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। ठीक है, जबकि इसी मैदान को एक चक्कर लगाने में जो है रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही साथ मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वह पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिल जाएंगे। बहुत ही बेहतर क्वेश्चन है और आपको इस तरीके से समझाएंगे कि आपको जो है हमेशा के लिए समझ जाएंगे इस क्वेश्चन को, जब भी आएगा एग्जाम में करके भी आएंगे। और ये जो है प्रश्नावली 1.1 का लास्ट क्वेश्चन है। फिर क्वेश्चन के अनुसार चलते हैं, क्वेश्चन आप देखते रहिए बुक में। किसी खेल के मैदान को चारों तरफ एक वृत्ताकार पथ है। समझिए यहाँ पर कोई एक खेल का मैदान है, यहीं पर हम आपको समझा देते हैं। ये आपका जो है एक खेल का मैदान है, टेढ़ा मेढ़ा कुछ भी रहे, आपका एक खेल का मैदान है। बात समझिए, खेल का मैदान यहाँ पर लिख देते हैं खेल का मैदान। ठीक है, खेल का ये मैदान है, इसके चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, मतलब कि पूरा पूरा गोल है। ये जो है इसके चारों ओर क्या है, एक वृत्ताकार पथ है, मतलब पूरा गोला है। ऐसा नहीं कि है जो है गलत है, पूरा वृत्ताकार है मतलब गोला है। ठीक है, इस मैदान के एक चक्कर में इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। मान लीजिए सोनिया यहाँ पर है, ठीक है, यहाँ पर है और यहाँ से सोनिया जो इसको एक चक्कर लगाती है, ठीक है, इस मैदान का सोनिया अगर एक चक्कर लगाती है तो उसको 18 मिनट लगते हैं। बहुत ही बेहतर क्वेश्चन, तो हम लिख लेते हैं सोनिया को एक चक्कर लगाने में लगा समय। हल, सोनिया
सोनिया को एक चक्कर, ठीक है, चक्कर, ये आधा क है आपका, चक्कर लगाने, ठीक है, लगाने में लगा समय, सोनिया को एक चक्कर लगाने में लगा समय कितना लगा जी? 18 मिनट। तो हम लिख लेते हैं 18 मिनट, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखिए बिल्कुल इसी प्रकार क्या करेंगे, क्या होता है, ये हो गया सोनिया को एक चक्कर लगाने में लगा समय 18, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए रवि भी यहीं पर है, कहीं से भी एक चक्कर लगाता है तो उसको लगते हैं 12 मिनट। तो हम लिखते हैं यहाँ पर रवि, ठीक है, रवि को एक चक्कर लगाने में लगा समय जो है 12 मिनट। कितना? 12 मिनट। वेरी सिंपल। अब समझिए क्या है, कह रहा है कि मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान पर, मान लीजिए सोनिया भी यहाँ पर है और रवि भी यहीं पर है, दोनों एक ही स्थान पर और एक ही समय पर, मान लीजिए जब दोनों, मान लीजिए एक ही समय पर चलना भी प्रारंभ कर, एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में, दोनों एक इधर इसी दिशा में चल रहे हैं, एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद पुनः मिलेंगे? ये दोनों जो है सोनिया और रवि जो है कितने समय बाद पुनः यहीं पर मिलेंगे, कितने समय बाद? तो इसके कितने समय बाद मिलेंगे, तो इसके लिए एलसीएम निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? एलसीएम निकालना पड़ेगा। ठीक है, किसका किसका? 18 और 12 का एलसीएम निकालेंगे, उतने समय बाद मिल जाएंगे। ठीक है, तो निकाल लेते हैं। 18 का क्या करते हैं? अभाज्य गुणनखंड का अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, क्या है? 18 का अभाज्य गुणनखंड कितना होगा? 2 गुणे 3 होगा ना? हाँ 3 होगा। और 12 का अभाज्य गुणनखंड हम करेंगे तो क्या होगा जी? 12 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे आपका 3 होगा। ठीक है, यही होगा। अब देखिए एलसीएम निकालना है ना, तो एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम निकालेंगे तभी तो मिलेगा। देखिए 2 इस 2 से मिल गया, ये 2 है जो इस 2 से मिल गया, तो 2 को हमने लिख लिया। ठीक है, गुणे में ये 2 जो है यहाँ पर कहीं 2 नहीं है, फिर भी हम 2 को लिखेंगे, 2 को लिख दिए। ये 3 जो है इस 3 से मिल गया, तो हम गुणे 3 को लिखें। अब इस 3 को देखिए कहीं इस वाले में कहीं 3 है, नहीं है ना, तो एलसीएम निकालना है भाई, उसको भी लिखेंगे, तो गुणे हम 3 को भी लिख दिए। ठीक है, गुणा करिए, आपका एलसीएम क्या मिला? 2 दूना 4, 4 3 12, 12 3 36, 36 मिला। क्या मिला? 36 मिनट। क्या लगेगा? 36 मिनट। 36 मिला एलसीएम, तो 36 मिनट बाद वो पुनः मिलेंगे। ओके, पुनः जो है आपका सोनिया और रवि 36 पुनः जो है सोनिया और रवि एक ही स्थान पर 36 मिनट बाद मिलेंगे। लिख सकते हैं यहाँ पर पुनः सोनिया और रवि, ठीक है, सोनिया और रवि एक ही स्थान पर 36 मिनट बाद मिलेंगे। ठीक है, 36 मिनट बाद मिलेंगे। ओके, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब क्या हो गया? आपके कितने क्वेश्चन सॉल्व हुए? आपके 7 क्वेश्चन सभी इस प्रश्नावली के भी जितने भी क्वेश्चन थे प्रश्नावली 1.1 के सभी क्वेश्चन हम सब सॉल्व कर लिए। और आपको हम क्या बताने वाले थे कि पीडीएफ कहाँ मिलेगा। ठीक है, तो पीडीएफ हम आपको बता देते हैं। पीडीएफ आपका कहाँ मिलेगा? एक पेज नहीं मिल पा रहा है, यहीं पर बता देना। ये तो आपका जो है पीडीएफ में जाएगा, इसलिए इस पर नहीं बता सकते हैं। एक पेज ले ले, हम आपको वहीं पर बता देते हैं। ठीक है, 1 सेकेंड। देखिए पीडीएफ जो है इसका, जो है कहाँ मिलेगा? आपको जो है नंबर दे देते हैं, व्हाट्सएप नंबर। ठीक है, 90 26 20 66 20, ये हमारा जो है व्हाट्सएप नंबर है। इस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं कि सर हमको जो है प्राइवेट चैनल का लिंक भेज दीजिए। टेलीग्राम चैनल है आपका, वहां पर प्राइवेट चैनल का लिंक है, आपको भेज दिया जाता है और सभी पीडीएफ दिए जाते हैं। ठीक है, और बस सभी पीडीएफ इसका जो भी जितना भी क्वेश्चन सोल्यूशन होगा, ठीक है, सबका पीडीएफ आपको दिया जाएगा।